तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं अध्याय 2 आरंभिक मानव की खोज में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी वीडियो काफ़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि हम एनसीईआरटी का पूरा एक चैप्टर पूरा क्लियर करते हैं, पूरा पढ़ते हैं, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ते, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है। एनसीईआरटी किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपना बेस तैयार करने के लिए एनसीईआरटी बेस्ट सोर्स होता है। किसी भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम बड़े से बड़े यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपका बेस एनसीईआरटी से अच्छा तैयार कहीं हो ही नहीं सकता। आपको एक दो तीन बार तक आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। 3 बार तक आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक बार आप लगातार चैप्टर पढ़ सकते हैं, एक के बाद एक दिन में काफ़ी चैप्टर पढ़ सकते हैं आप। सेकंड बार में आप धीरे धीरे एक दिन में एक चैप्टर पढ़िए, और जब तीसरी बार आप पढ़ेंगे तो आप उन चैप्टर में जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें एनालाइज़ कीजिए, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसे नोट डाउन कीजिए। तो बस इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना बेस अच्छे से तैयार करें, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो हम आज पढ़ेंगे अध्याय 2 आरंभिक मानव की खोज में। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठे किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं, और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज़ होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना ज़रूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी ज़रूरी होती है। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फसलों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यदि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा
लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना ज़रूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने, ये चित्र दिख रहे हैं यहाँ पे, ये उस समय के औजार हैं जो पत्थर को तराश कर बनाए गए थे। अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। यहाँ पे नोट दिया हुआ, पत्थर से बने औजार। ये पत्थर से बने प्राचीनतम औजार हैं जो कि हम ये अभी इस चित्र में देख रहे हैं। यहाँ पे ऊपर ये का बन रहा है, का लिखा हुआ है यहाँ पे। ये उसकी डेफिनेशन इधर दी हुई है कि ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार हैं। फिर खा है, इसके बाद इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया होगा। का के बाद खा, फिर आता है गा, इन्हें और बाद में बनाया गया होगा। फिर इसके बाद आता है घा, इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। फिर आता है अणा, तो और ये गुटका प्राकृतिक पत्थर हैं, ये वाले डा। तो इसमें क्रम से बताया हुआ है कि कौन से पत्थर, औजार, हथियार कब बनाए गए हैं। आगे देखते हैं कौन नोट है। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं तरफ इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं ओर जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। एनसीईआरटी की एक यही विशेषता है कि इसकी लैंग्वेज काफ़ी सरल होती है, जिसको आसानी से समझ में आ जाती है। मानचित्र 2, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो हम लाल त्रिकोण वाले देखते हैं इस मैप में। एक लाल त्रिकोण वाला ये है यहाँ पे भीमबेटका, और इसके बाद दूसरा लाल त्रिकोण वाला है हुंस्की, और उसके बाद तीसरा है कुरनूल गुफाएं। ये तीनों लाल त्रिकोण वाले हैं। इसके अलावा भी इसमें कई सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके पॉइंट बना के दिए हुए हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। यहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे। उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। या आगे प्रश्न आएगा कि उद्योग स्थल किसे कहते हैं? जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं।
हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? ये प्रश्न है। आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। आगे प्रश्न आएगा, आवासीय स्थल किसे कहते हैं? तो ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। यहाँ पे नोट दिया हुआ है भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वत इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास है। ये यहाँ पे चित्र दिया हुआ है कि गुफाएं हैं। अब आती है बात पुरास्थल की। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्रायः दो तरीकों से बनाया जाता था। पत्थर से पत्थर को टकराना। पहला है ये पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। दूसरे तरीके को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टकराया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ीनुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे, इसके लिए अपनाई गई दो तकनीकों में से एक यहाँ दर्शाई गई है। बताओ ये कौन सी तकनीक है? यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पे जो चित्र बना है ये किस तकनीक का उदाहरण है। तो मैं तो बताऊंगा नहीं क्योंकि आपने भी ये दो तकनीकें पढ़ी, इनसे आप लगाओ अंदाज़ा कि ये कौन सी तकनीक बताई गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाएं ढूंढो। अभी हमने मैप में जो मानचित्र बना हुआ था उसमें कुरनूल गुफाएं पड़ी थी। तो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले पूरी दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप
कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये नोट करने वाली बात है कि पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। अभी जो हम जानते हैं वो सिर्फ 1% है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई, यानी पुरापाषाण काल के दौरान। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नवपाषाण का क्या मतलब होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। ये बीच में नोट आ गया था, वहीं से कंटिन्यू हो गए। एक बीच में नोट आ गया, बटोरना शुरू कर दिया होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा कि साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। यहाँ पे एक चित्र दिया है, एक शैल चित्र है। इस चित्र के बारे में बताओ।
कौन क्या करता था। हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थीं या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थीं और पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इनका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती हैं। महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थीं और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। हुंस्की का सूक्ष्म निरीक्षण। मानचित्र 2 पर हुंस्की ढूंढिए। यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले थे। हम ऊपर चित्र में देख चुके हैं, हुंस्की लाल त्रिकोण वाले स्थान थे। यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले थे। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे। अन्यत्र अपने एटलस में फ्रांस टू, यह यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। ये आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ये चित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उपयोगी शब्द दिए हुए हैं। आखेटक, खाद्य संग्राहक। आखेटक और खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं? पुरास्थल किसे कहते हैं? उद्योग स्थल किसे कहते हैं? आवासीय स्थल किसे कहते हैं? पुरापाषाण काल क्या पुरापाषाण युग क्या था? मध्यपाषाण युग, लघुपाषाण युग क्या था? ये यहाँ पे प्रश्न है, उपयोगी शब्द हैं। इनका मतलब कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 2 या 3 नंबर में ये प्रश्न आ जाते हैं कि आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं, उद्योग स्थल किसे कहते हैं, पुरास्थल किसे कहते हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ देखते हैं। मध्यपाषाण युग 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। यहाँ पे ये प्रश्न दिए हुए हैं। इनके उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने पूरा पाठ पढ़ा। आप खुद इनके उत्तर दीजिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि आप क्या पढ़ा, आपने समझ में ही नहीं आएगा। आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि घास वाले मैदानों का विकास साल पहले हुआ। आरंभिक लोगों ने गुफाओं की पर चित्र बनाए। हुंस्की में से औजार बनाए जाते थे। चलिए, तो ये यहाँ पे हमारा अध्याय 2 समाप्त होता है।
हम अब अगला अध्याय पढ़ेंगे, अध्याय 3, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।